नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी कारगिल सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहली एडिटोरियल को, जो कि हाल फिलहाल में तेज़ी से बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफार्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एक को हम लेके चल रहे हैं ताकि अदर प्लेटफार्म के ऊपर यदि हमें पूछ लिया जाता है तो उसको बड़े आसानी से हम कर सकें काम, क्योंकि लगभग लगभग ट्विटर के जैसे ही ये प्लेटफार्म भी हैं। यहाँ पर जो गार्जियन है, ठीक है, वेबसाइट है या फिर कहना चाहिए एक न्यूज़ की वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, इसने ये डिसीजन लिया है कि अब हम एक्स पर मतलब ट्विटर पर अब कोई पोस्ट नहीं डालने वाले हैं। स्टेप अवे कर लिया है एक्स से, ट्विटर से। ये पहला स्टेप माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक स्फीयर में, हम उसको फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ट्विटर में गलत सलत सूचनाएं पब्लिश कर दी जा रही हैं, किसी को ज़बरदस्ती कहना चाहिए वायरल कर दिया जा रहा है। जो लोगों को सही चीज़ दिखाई जानी चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए गार्जियंस की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम अब इसके ऊपर इसमें कोई पोस्ट नहीं डालने वाले हैं। धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि इसका फ्यूचर अब आने वाले समय में ठीक नज़र नहीं आता है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए गार्जियन की तरफ से जो स्टेप उठाया गया है ट्विटर के लिए, तो इसमें ब्रिटिश लीगेसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि इस प्रकार के प्लेटफार्म में ज़्यादातर डिस्टर्बिंग कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है इस प्लेटफार्म पर, ठीक है, जैसे कि रेसिज्म को बढ़ावा देना, जातिवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी को प्रस्तुत करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ट्विटर पर परोसी जा रही हैं। इसलिए हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है जिसमें कहना चाहिए गार्जियन ने यहाँ से एग्जिट किया है। यूनाइटेड स्टेट में NPR ये पहला मेजर इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ आउटलेट बना था जिसने ट्विटर को लीव कर दिया था, एग्जिट कर लिया था अप्रैल 2023 में, ठीक है। कब? जब मस्क ने इसकी ऑनरशिप लिया था। एक और जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है PBS, उसने भी इसी प्रकार का कदम उठाया था। एक रिपोर्ट आई थी कहाँ पर, नाइमैन लैब बेस्ड ऑन एन इंटरनल मेमो ऑफ NPR। इससे पता चला है कि आज के समय में जो भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है या फिर जनता है, वो ड्रॉप कर रही है ओनली ए सिंगल परसेंट पॉइंट एज ए रिजल्ट ऑफ लीविंग एक्स। हालांकि देखा जाए जैसे कि यदि कोई ट्विटर को छोड़ रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इस प्रकार से यदि यहाँ पर से छोड़ करके जाती हैं, तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सिंगल परसेंटेज में ही लोग इसको छोड़ करके आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे करके ट्विटर लॉस कर रहा है अपने डेली एक्टिव यूज़र्स को। तो सितंबर 2023 की ये बात है। मैसेबल ने कैरी आउट किया था एक रिपोर्ट को, जिसमें बताया जाता है कि कैसे करके ट्विटर जैसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ से जो डेली के एक्टिव यूज़र हैं वो धीरे धीरे आउट होते जा रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वर्ल्ड लेवल पर जब इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो इसको हमें क्लोज तरीके से देखने की ज़रूरत क्यों है। वाई शुड वी लुक एट दिस डेवलपमेंट क्लोजली। ऐसे बहुत सारे फ्यूचर में हमको चेंजेस दिखाई देने वाले हैं, जिसके चलते चलते बहुत सारे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या लोग हैं ट्विटर से दूरी बनाने लगे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये आगे चल करके हम देखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, एक हेट स्पीच वॉचडॉग है, हेट स्पीच के ऊपर रिसर्च करने वाली संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट। इसने भी इस प्लेटफार्म से दूरी बना ली है। उन्होंने इस प्लेटफार्म का यूज़ करना बंद कर दिया है। उन्होंने क्या कंसर्न जताया था, प्लेटफार्म की जो टर्म ऑफ सर्विस है ना, कुड हिंडर द नॉन प्रॉफिट्स एबिलिटी टू प्रिवेल इन कोर्ट बैटल्स। उन्होंने क्या बोला था, हम यहाँ से इसलिए एग्जिट हो रहे हैं क्योंकि ट्विटर की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, टर्म ऑफ सर्विसेज हैं, ये हमको प्रभावित कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम कोर्ट बैटल नहीं कर पाएंगे।
कोर्ट में हमारा बचाव नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से इसकी पॉलिसीज़ हैं, इसलिए हम यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। ऐसा कहना था एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हेट स्पीच के ऊपर काम करते रहता है। आगे हम बात करते हैं आने वाले समय में और भी कुछ कुछ नई टर्म्स आने वाली हैं। तो ट्विटर से संबंधित सभी कानूनी विवाद विशेष रूप से टेक्सास के उत्तरी जिले के, कहाँ पर, जितने भी डिस्प्यूट रहने वाले हैं ट्विटर से रिलेटेड, ये कहाँ पर जाएंगे, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ पर, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास, या फिर स्टेट कोर्ट इन टेरेंट सिटी टेक्सास। सब के सब केस को ये कहाँ पर घसीटने वाले हैं, एक पार्टिकुलरली जगह इन्होंने चुन ली है। अब इससे ऐसा माना जा रहा है कि जो भी लोग अपना मुद्दा, अपना लड़ाई, अपना वाद विवाद लेकर के जाएंगे, तो हो सकता है ट्विटर की जीत हो, हमारी जीत नहीं हो, क्योंकि ये सारे के सारे मुद्दे को अपनी मनपसंद वाली जगह में लेकर के जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि आज के समय में कानून को लोग जहाँ चाहे वहाँ लेकर के जा रहे हैं, और जो कम पैसे वाले लोग हैं वो भटकते रहेंगे, कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। इसके अलावा भी ट्विटर बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है, जैसे कि सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रेन चल रहा है, पैसे की कमी चल रही है। एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, यहाँ पर हमको विटनेस दिखाई दे रहा है। विटनेस मतलब हम देख रहे हैं एन एनवायबल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रीच। रिसर्च शो हाउ सोशल मीडिया एल्गोरिदम एंड फेक न्यूज़ आर कनेक्टेड। इसके अलावा रिसर्च करी गई है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम और जो फेक न्यूज़ है आपस में एकदम कनेक्टेड है। इसलिए तो जब भी हम कभी एक चीज़ देखते हैं तो उसी प्रकार की चीज़ें एकदम दिखाई देना चालू हो जाती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, इस प्रकार के जो प्लेटफार्म है ना, कहना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए तो एक प्लेटफार्म है ही, लेकिन यहाँ पर हेट स्पीच बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, और इसके ऊपर कोई कंट्रोल यहाँ पर समझ में नहीं आता। मतलब यहाँ पर नफरत, गलत सूचना, भ्रामक सूचना और अराजकता को कायम रखने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा रहा है। ये लोग बोल देते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। मैं या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर इसलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि इसमें एकदम कहना चाहिए गारंटीड वाली, हमको ऐसा लगता है कि 100% ये न्यूज़ सही है। लेकिन जब हम किसी प्लेटफार्म के माध्यम से कोई न्यूज़ देखना चालू कर देते हैं ना, तो वहाँ पर पूरा एकदम खिचड़ी पक जाता है। क्या सही है क्या गलत है हमको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है कि मीडिया का क्या रोल हो जाता है। ठीक है, मीडिया कितनी भूमिका अदा करती है कि भाई लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले। तो जो आइडिया है, आइडिया ऑफ चूजिंग समथिंग बेस्ड ऑन एविडेंस, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि भाई एविडेंस पर आधारित मटेरियल ही हमको कहीं पर भी दिखाई दे, लेकिन ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म में आजकल नहीं हो रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो और अन्य ट्विटर जैसे प्लेटफार्म हो। कुल मिलाकर के यहाँ पर एल्गोरिदम पर आधारित सोशल मीडिया के पेजेस ही आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया जा सके। ठीक, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर रहेंगे उसकी पोस्ट को बार बार लोगों तक दिखाया जाएगा, चाहे वो कैसी भी न्यूज़ क्यों न रहे। उसकी क्रेडिबिलिटी को कभी कोई जांचने परखने की कोशिश नहीं करता, पार्टिकुलरली इस प्रकार के प्लेटफार्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यदि हम बात कर लें, जैसे कि जो गाजा है, वेस्टर्न मीडिया उसका किस प्रकार से यूज़ कर रहा है, एंड आर्टिकल 370 को इंडियन मीडिया ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया था। कुल मिलाकर के ये लोग क्या काम करते हैं, मैनिपुलेशन करने का काम करते हैं, उल्टा सीधा करके दिखाना है, या तो फिर ये लोग क्या काम करेंगे, एक प्रकार से इनकी स्ट्रैटेजी चलती है, उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी न्यूज़ को दिखाते हैं। एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी जूलिया केज के द्वारा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस पो पेरिस। उन्होंने और इनकी टीम ने कुछ रिसर्च किए हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे करके ट्विटर सेट करता है एजेंडा को फॉर द मेन स्ट्रीम मीडिया, एंड हाउ जर्नलिस्ट रिलायंस ऑन ट्विटर माइट डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन। ट्विटर का इस्तेमाल आज के समय में किसी को फेमस करने के लिए, किसी न्यूज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए, किसी भी मुद्दे को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंपेन की तरह इसका इस्तेमाल होने लगा है आज के समय में। अब यहाँ पर
क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है, वेदर सिटीजन कुड बी बेटर इन्फॉर्म्ड इन अब्सेंस ऑफ एक्स। ट्विटर जैसी यदि संस्थाएं नहीं रहती हैं तो क्या हमको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड वेदर सोशल मीडिया में बी हार्मफुल टू बोथ जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी। और क्या इस प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए और पत्रकारिता के लिए काफ़ी खतरनाक हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर खड़े होते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले हैं सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए पेंशन सिस्टम को और भी बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी की तर्ज में एक प्रयास किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिसका नाम है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। इसमें कौन कौन से परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ पेंशन सिस्टम में और भी कौन सी कमियां हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो हाल फिलहाल में रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया था कि सरकार की तरफ से सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वहीं यदि हम बात करें एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के अंडर में, ये एक ऐसे समय में आई है जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं, लाखों लोग किसके, EPFO के, साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं वो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि इनकी जो एप्लीकेशन है पेंशन के लिए, हायर वेज के लिए, इनकी सुनवाई हो सके। लेकिन अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रह गए हैं जिनका आंसर मिलना अभी बाकी है। पार्टिकुलरली CBPS कैंसर का लेकर के तो आई है जो कि न्यू पेंशनर्स के लिए एक प्रकार से कहना चाहिए रिलीफ देने का काम करेगी। इसके अंतर्गत बहुत सारे रिलीफ प्रोवाइड करे गए हैं। पहले नंबर की बात यह है, आपको एक अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरी नहीं है स्पेसिफाइड बैंक में। SBI का ही अकाउंट नंबर चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यदि आपको मंथली एंटाइटलमेंट चाहिए तो। इसके अलावा जो नया न्यू सिस्टम यहाँ पर अब लागू होने वाला है जो कि 1 जनवरी से कहना चाहिए पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। जितने भी पेंशनर्स लोग हैं वो कलेक्ट कर पाएंगे उनकी पेंशन को एनी बैंक ब्रांच इन इंडिया, किसी भी बैंक की शाखा में जा कर के आप पेंशन ले सकते हैं। अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट बैंक में ही आपको जाना पड़ेगा तब जा कर के पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर आर नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट टू गो द बैंक फॉर वेरिफिकेशन। बैंक भी नहीं जाना है वेरिफिकेशन के लिए, बैंक वाला आपको नहीं बुलाएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ पेंशन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे यहाँ पर हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब जब से आपकी पेंशन चालू होगी ना उस समय में भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना अब कोई अनिवार्य नहीं रह जाएगा। अब कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होने चाहिए। पहले नंबर की बात यह है कि हायर वेजेस के लिए बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन यदि दिए हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग है काफ़ी लेट होती है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो मिनिमम पेंशन का अमाउंट है 1000 एंड वेज की जो सीलिंग लगाई गई है 15,000 की। मिनिमम पेंशन अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, उससे ज़्यादा जितना भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 1000 तो मिलेगा ही। तो लोग चाहते हैं कि 1000 में खर्चा नहीं चलने वाला है, 1000 को 10,000 कर दो, 5000 कर दो। ऐसे ही 15,000 जिनसे ज़्यादा जिनकी इनकम है वो सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, EPFO या फिर उनका PF नहीं कट पा रहा है, ऐसी कुछ यदि समस्याएं हैं तो इस लिमिट को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड रीस्टोर करना है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ EPS को सभी PF मेंबर्स के लिए, ठीक है, उनकी पे के हिसाब से। मिनिमम पेंशन एंड करंट वेज सीलिंग की यदि हम बात करें तो ये चीज़ 1 सितंबर 2014 से ही हमारे देश में लागू है। एंड बहुत सारे एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड यूनियन है, वो चाहते हैं कि मिनिमम पेंशन लोगों को 9,000 मिलना चाहिए। वेज की सीलिंग कितनी होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। 40,000 के ऊपर जिनका है तो उसमें सरकार योगदान नहीं देगी या फिर वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन अभी 15,000 में ही सरकार ने उसको लिमिटेड कर दी है। सीलिंग जितनी ज़्यादा रहेगी ना उतनी ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सरकार और आपकी कंपनी देती है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में काफ़ी डिले होता है, इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था प्रिंसिपल ऑफ द पेमेंट ऑफ पेंशन को ऑन हायर वेजेस, ठीक है। इसके बाद भी आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन है उसमें हमको स्लो देखने को मिलता है। लगभग 1.3 मिलियन कुल एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं
ऑथोरिटीज़ के पास में क्लियरेंस के लिए 7 अगस्त तक का ये डेटा है। ये ईपीएफओ की तरफ से रिप्लाई दिया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा ऑथोरिटीज़ लोगों ने इशू किया है पेंशन पेमेंट ऑर्डर लगभग 8,400 एप्लीकेशन का, और लाखों की संख्या में आप देखेंगे ना एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। 8,400 का ही निपटारा अभी तक हो पाया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डिमांड नोटिस भी इशू किए जा रहे हैं। इनका काम और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लगभग 89,000 पर्सनस ऐसे हैं विच रिक्वायर्ड देम टू ट्रांसफ़र देयर शेयर ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इतना मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है वो ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पेंशनेबल सैलरी है एप्लीकेंट की वो हायर है देन द वेज सीलिंग, एंड द कंट्रीब्यूशन बाय देयर एम्प्लॉयर्स टू PF would have been limited only the extent of the wage ceiling। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पेंशनेबल सैलरी है किसी सर्विसमैन की वो हायर है वेज सीलिंग की तुलना में, एंड जो कंट्रीब्यूशन है उनके एम्प्लॉयर के द्वारा PF को जो दिया जाना है वो लिमिटेड है। ठीक है, वो कहाँ तक सीमित हो गया है, जितना सरकार ने सीमा लगा दी है वहीं तक, उतना ही कंट्रीब्यूशन वो लोग दे पाएंगे। अब कुछ और बड़ी बड़ी कमियां हैं जिनके ऊपर चर्चा करने की यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कि जो द EPFO इज सेट टू बी कैरी आउट एक्चुअलरीज वैल्यूएशन फॉर एवरी बैच ऑफ 50,000 डिमांड लेटर इशूड। किस प्रकार से ये काम काज करता है, कितना बड़ा काम इसको सौंपा गया है और कैसे करके गड़बड़ियाँ पैदा होने लग जाती हैं। तो यदि हम सैंपल डाटा उठा करके देखते हैं 38,000 एप्लीकेंट का, तो इससे पता चलता है डेफिसिट है कितने का, 9,500 करोड़ रुपया का। मतलब पर पर्सन के हिसाब से 25 लाख रुपए का यहाँ पर कुछ अता पता नहीं चलता है। हालांकि 2023 में देखा जाए हमें किसी भी प्रकार का कैश फ्लो प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया था। ये हमें EPFO की एनुअल रिपोर्ट से पता चला है 2022-23 के लिए, यहाँ पर यह चीज़ पॉइंट आउट हुई थी। इसके बाद यदि हम ये बात करें कि लोग कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं या फिर बिल्कुल नहीं कटवा रहे हैं पेंशन के लिए। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है फंड का, उसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो 8.5% का कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन है, एंड साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि हम बजटरी सपोर्ट की बात करें तो वो कितना है 1.16% ऑफ वेजेस। जिसकी सैलरी 15,000 तक है पर मंथ है, उसको 8.5% लगभग एम्प्लॉयर दे रहा है, एंड बजटरी सपोर्ट दिया जा रहा है 1.16% का सेंट्रल की तरफ से। फैक्ट वाली बात यहाँ पर यह हो गई है कि 3 ईयर्स एंडिंग मार्च 2023 यहाँ पर जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। यदि हम पिछले 3 साल का डेटा उठा करके देखें तो 13,000 करोड़ रुपया का, एंड ये जो कॉर्पस है ये पहले से अब कहाँ पहुँच गया है, वो पहुँच गया है 2.5 लाख करोड़ का पहुँच गया है। वहीं यदि हम वे फॉरवर्ड की बात कर लें तो देखिए ये टाइम आ गया है यूनियन गवर्नमेंट एंड जो EPFO है वो एक्चुअलियल डेफिसिट जो हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा सोचने की उसको ज़रूरत है। ठीक है, डिफरेंस को आपको नहीं देखना, इसके अलावा भी जो कमियां हैं उसकी तरफ हमको देखने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग क्वांटम है 12% कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉई की तरफ से, इसमें भी इंक्रीज़ क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी का, मेरे बेसिक का 12%, ठीक है, जैसे मेरा बेसिक 20,000 है तो उसका 12% हिस्सा मुझे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है और 12% हिस्सा कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, और इस प्रकार से ये मुझे PF के रूप में मिलेगा जब हमारा रिटायरमेंट रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो 12% की लिमिट है इसको क्या बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, स्वतः संज्ञान लिया जा रहा है कहना चाहिए, वायु प्रदूषण को लेकर के। तो सबसे पहले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
कुल मिलाकर के देखा जाए CAQM एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको हम कानून बना करके स्थापना इसकी करें हैं, ठीक है, कानून पास करके कहना चाहिए, इसको हम लेकर के आए हैं। संविधान में इसका किसी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है। इसको हमने एस्टेब्लिश किए थे कैसे करके, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के माध्यम से। 2021 का जो कानून आया था एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट करने वाला, उसी के माध्यम से हम एक संस्था स्थापित किए थे जिसका नाम है CAQM। इसको बहुत सारे काम सौंपे गए हैं, जैसे कि बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एंड जो भी मैटर्स हैं इस प्रकार से जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनके लिए जो जिम्मेदार हैं उनसे रिलेटेड ये रिसर्च करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है। इसके अलावा ये कुछ एक्शन भी अंडरटेक करती है ताकि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया जा सके एयर पॉल्यूशन को दिल्ली NCR एंड उससे जुड़े हुए एरियाज में, जिससे एयर क्वालिटी के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है, पार्टिकुलरली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। इसके अलावा हम ये भी सोचते हैं कि ये जो कमीशन है इज़ रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्शंस ऑन मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। हम ये भी सोचते हैं कि ये कमीशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करेगा, इससे आसपास के जो स्टेट जुड़े हुए हैं उनके साथ में मिलकर के काम करेगा। ऐसा हम इस कहना चाहिए कमीशन से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब के साथ मिलकर के इसको काम करने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम इसके पावर की बात करें, क्या क्या इसको पावर दिया गया है, तो देखिए पहले नंबर की बात यह है, एक्टिविटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च, डायरेक्शन को इशू करना, ऑल द डायरेक्शन एंड ऑर्डर बाय द कमीशन आर बाइंडिंग नेचर। सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी ये ऑर्डर पारित करेगा, डायरेक्शन पारित करेगा, इनको मानना अनिवार्य है, नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, या फिर कहना चाहिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करी जाएगी। इसके अलावा ये जो कमीशन है ये डायरेक्टली अकाउंटेबल माना जाता है पार्लियामेंट को, ठीक है, किसको, पार्लियामेंट को। कंपोजिशन की यदि हम बात करें कौन कौन व्यक्ति इसमें बैठते हैं, तो देखिए इसमें एक होता है चेयरपर्सन, ठीक है, जो कि इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। चेयरपर्सन चेयर्ड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ही यहाँ पर बैठेगा या उसके बराबर कोई व्यक्ति हो, सेक्रेटरी बैठेगा या फिर चीफ सेक्रेटरी बैठेगा। एंड ही विल होल्ड द पोस्ट ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए चेयरपर्सन के तौर पर उसको बिठाया जाता है, ठीक है। कब तक बैठेगा वो, जब तक 70 साल का नहीं हो जाता। 70 साल यदि हो गया तो फिर उसको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके पास में 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं, ठीक है, वो या तो चीफ सेक्रेटरीज हो सकते हैं या फिर सेक्रेटरीज इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि डील करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 5 लोग उसकी हेल्प के लिए रहते हैं। एंड 3 तो यहाँ पर फुल टाइम टेक्निकल मेंबर होते हैं। 3 मेंबर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रहते हैं। टेक्निकल मेंबर आते हैं CPCB के, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से एंड नीति आयोग से। इतने सारे लोग हैं जो कि मिला करके इतनी बड़ी संस्था का निर्माण करते हैं। अब हाल फिलहाल में ये जो संस्था है ये न्यूज़ में रही है, ठीक है। इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, किसके ऊपर, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, कि आपने एक्शन लेने में डिले किया है। इवन एज पॉल्यूशन चोक्ड द नेशनल कैपिटल, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो स्टेज 4 है ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान शुड बी कंटिन्यू। GRP का स्टेज 4 का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा, इवन इफ एयर क्वालिटी इंडेक्स फेल बिलो सीवियर प्लस थ्रेशोल्ड ऑफ 450। 450 से भी यदि डाउन हो जा रहा तो भी अभी जो कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शन है वो लगा रहना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है। हालांकि देखा जाए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कहना है कि देखिए हमने कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है कैपिटल में उसको बंद करवा दिया है। लॉयर्स अलर्टेड द बेंच टू बिल्डिंग वर्क हैपनिंग इवन विद द कोर्ट कॉम्प्लेक्स। They said the AQI in the courtroom was 994। कोर्ट में तक जो कंस्ट्रक्शन का काम है, घर निर्माण का काम है, वो सब अभी रोक दिया गया है, ऐसा बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये उमा दास गुप्ता से रिलेटेड है।
काफ़ी फेमस कहना चाहिए एक्टर रही हैं, जिन्होंने काम किया था पाथेर पांचाली, जिससे इनको प्रसिद्धि मिली थी। इनकी डेथ हो गई। उमा दास गुप्ता, ठीक है, जिन्होंने रोल किया था दुर्गा का सत्यजीत रे की आइकॉनिक फिल्म जिसका नाम है पाथेर पांचाली, इनकी डेथ हो गई है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कलकत्ता में मंडे के दिन, ऐसा फैमिली सोर्स से पता चला है। 84 साल में इनका निधन हुआ है, कैंसर इनको हो गया था। एंड हैविंग बीन कास्ट इन द रोल ऑफ दुर्गा इन पाथेर पांचाली, 14 साल की उम्र में इन्होंने पाथेर पंचाली में दुर्गा का रोल अदा किया था। वहीं देखा जाए ये जो मिस दास गुप्ता हैं, इन्होंने जीता था लोगों के हृदयों को, ऑडियंस के हृदयों को, ना केवल कहना चाहिए इंडिया में, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी इन्होंने जो कैरेक्टर अदा किया था उसको लेकर के। शी वॉज नोटिस्ड बाय रे ड्यूरिंग हर स्टेज परफॉर्मेंस एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन स्कूल फंक्शन। कैसे करके इनको ये लड़की मिली थी, स्कूल के फंक्शन में इन्होंने एक कैरेक्टर की भूमिका अदा करी थी, उसी से ही डायरेक्टर ने इनको पिकअप किया था कि हम जो है इसको अपनी मूवी में लेने वाले हैं। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए स्पेस एक्स की तरफ से, स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है इसने डिप्लॉय कर दिया है इंडियन सैटेलाइट को ऑर्बिट में। तो ये इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। इंडिया का जो GSAT-N2 है, GSAT-20 जिसको बोला जा रहा है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। ट्यूसडे के दिन की ये बात है, लगभग इंडियन स्टैंडर्ड में देखा जाए तो 12 AM की बात है। इसको छोड़ा गया था कहाँ से? स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40, SLC-40, ये पड़ता है कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसको छोड़ा गया है। तो ये जो फाल्कन 9 है इसने N2 को जियो सिंक्रोनाइज कक्षा में ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर दिया है। वहीं ये जो GSAT-N2 है इसको हम क्यों भेज रहे हैं? ये एक का बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस प्रकार का सैटेलाइट है ये? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। कुल मिलाकर के देखा जाए ये एक कमेरिकल आर्म माना जा रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब इसरो एक तरफ से कमर्शियलाइजेशन का भी काम कर रहा है, कमाई का भी काम कर रहा है। इसके अलावा इसरो की तरफ से ये बोला गया है ये जो सैटेलाइट हम भेजे हैं ये इन्हेंस करेगा ब्रॉडबैंड सर्विसेज को। इंटरनेट का जो हम ब्रॉडबैंड ले रहे हैं ये बेटर क्वालिटी का होगा एंड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी भी बढ़ने वाली है इंडियन रीजन में। मतलब यदि हम हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बेटर तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। इसमें बोला जा रहा है ये जो सैटेलाइट हम भेज रहे हैं इसमें मल्टीपल स्पॉट बीम्स देखने को मिलती हैं, वाइड बैंड का इनटू का ट्रांसपॉन्डर्स हमको देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से ये सपोर्ट करता है लार्ज सब्सक्राइबर बेस को। मतलब बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा सकता है स्मॉल यूज़र टर्मिनल के माध्यम से। इसका मतलब ये है ये सिग्निफिकेंट तरीके से बूस्ट कर देगा सिस्टम को थ्रू इट्स मल्टी बीम आर्किटेक्चर के माध्यम से, जो कि फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करने की बात करता है। वहीं यदि हम GSAT-N2 सैटेलाइट की बात करें तो ये इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है वो है कितने का? वो है 4700 kg का एंड हैज़ ए मिशन लाइफ ऑफ 14 ईयर्स। ये इंडिया का पहला कोलैबोरेशन है इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के साथ में, इसलिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। तो हमने इसका लिफ्ट ऑफ मास भी देख लिया है। तो जो लिफ्ट ऑफ मास होता है ये टोटल वजन होता है किसी भी स्पेस क्राफ्ट का जब हम इसकी लॉन्चिंग करते हैं। इसमें इंक्लूडिंग रहता है रॉकेट, बूस्टर, पेलोड एंड प्रोपेलेंट।